शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है मैं बिना माइक के भी आप लोगों तक पहुंच जाऊंगी आराम से। जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। और सबसे पहले मैं इटावा की धरती पे आप सब लोगों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो करिश्मा साहब कांशीराम जगह जगह कर रहे थे लेकिन संसद तक नहीं पहुँच पाए, वो इटावा के लोगों ने, इटावा की धरती ने उनको संसद में पहली बार जो भेजने का काम किया, तो आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन इतना बड़ा काम जो इटावा वासियों ने किया 1991 में, वो मुझे लगता है कि अब थोड़े इटावा वाले थोड़ा पीछे नहीं होते चले जा रहे हो। जो विचारधारा एकदम साहब इंजेक्शन लगा करके दे के गए थे, वो विचारधारा कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे जा रही है। नहीं तो आपके बीच में डॉक्टर बलवीर आज सोमवार का दिन है, हम तो छुट्टी लगा के आ गए, लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम चलाता हो उसके लिए एक भी दिन छुट्टी का नहीं होता। कितना कीमती समय डॉक्टर साहब निकाल करके आज आपके बीच में बैठे, और ACMO साहब वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इतने साधारण तरीके से आप लोगों के बीच में आकर के बैठते हैं, तो आप लोग सब लोगों को एकदम हलवा बना करके, एक शायद डॉक्टर साहब भी वहाँ से आए हैं, SFI से, PGI से, सब यहाँ कर्मचारी लोग और डॉक्टर साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आप लोग एकदम हलवा पूरी बना करके रखे हुए हो। कम से कम इतना समझ लीजिए कि जो साहब कांशीराम का मिशन मूवमेंट है, उसमें आपके जैसे, हम लोग के जैसे, आप लोगों के जैसे सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि साहब ने सबसे पहले जो है बामसेफ ही बनाई थी, वो सरकारी कर्मचारियों को पे बैक टू सोसाइटी उनके दिमाग में डालने के लिए। तो आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करूंगी कि पागल होना भी जरूरी है मिशन के लिए, क्योंकि समझदार लोग अक्सर जल्दी समझौता कर देते हैं। पागल होना जरूरी है मिशन मूवमेंट के लिए, समझदार लोग अक्सर जल्दी समझौता कर लेते हैं, और मुझे लगता है ये लोगों, डॉक्टर साहब उन पागल लोगों में शुमार है, जो आप लोग चाहे 10 लोगों को बुलाइए, 20 लोगों को बुलाइए, ये लोग अपना सारा काम बकाया छोड़ करके आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। तो इसका मोल समझिए। साहब कांशीराम के एक दोस्त थे, उनका नाम था RD सरोज जी, वो बैंक में ऑफिसर थे। साहब ने उनको समझाया तो वो लोगों को गाँव में, घर घर में जा के लोगों से बात करते कि साहब कांशीराम से जुड़िए, मिशन को समझिए, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़िए, तो लोग उनको पागल कहने लगे। तो जब उनको पागल कहने लगे, तो एक साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि साहब, मैं जब लोगों को बाबा साहब के बारे में बताता हूँ, अपने पूर्वजों के बारे में बताता हूँ, तो वो लोग कहते हैं तू पागल हो गया। तो साहब कांशीराम ने यही बात कही थी कि पागल होना बहुत ज़रूरी है मिशन के लिए, क्योंकि समझदार लोग समझौता कर लेते हैं। तो अगर आपको पागल होने की संज्ञा दे दी किसी ने, इसका मतलब है कि आप एकदम सही मिशन मूवमेंट पे एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। आप दोबारा ताली मत बजाइएगा, ठीक है। मैं इतना दूर से आपके बीच में आई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन से लगातार कार्यक्रम लोग एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, मैंने 10 मिनट के लिए आ जाइए, लेकिन आ जाइए। बिहार में 2 बार कार्यक्रम उधर, और फिर आज इटावा में इतना दूर से चल के आए। मुझे आपकी तालियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप मेरी बात समझिए, और समझने के बाद अगर इतने सारे लोगों में बैठे एक भी व्यक्ति के अंदर वो चिंगारी जग जाती है, तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। इसलिए प्लीज ताली मत बजाइएगा, बात को केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यहाँ पर अभी ठंडी का मौसम जा रहा है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड है। अभी हम लोग हाफ स्वेटर पहन ले रहे हैं, या रात में हल्का सा कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, कुछ लोग दिन में भी हाफ स्वेटर, हाफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब साहब कांशीराम के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो एक समय था जब साहब कांशीराम, ठंड का मौसम चल रहा था, और एक साथी ने साहब कांशीराम को कहा, इनकी एक साथी थी, एक महिला थी, उन्होंने एक साहब कांशीराम से कहा कि साहब, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, आप
थोड़ा ठंडा कपड़ा, गर्म कपड़ा थोड़ा ले लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। साहब कांशीराम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं खरीद लूँगा, मैं ले लूँगा। साहब कांशीराम जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं उनके पास केवल 5 रुपया होता है। साहब समझते हैं कि 5 रुपये में मैं अपने लिए स्वेटर या कोट कैसे खरीद पाऊँगा। और फिर साहब कांशीराम जो है चल करके जाते हैं एक दुकान पे, क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि कौन सा सामान कितने रुपए का मिलेगा क्या है। वो चले जाते हैं ऐसे दुकान पे। 10 मिनट बाद तो दुकानदार साहब कांशीराम को देखता है, तो मैंने तो साहब को नहीं देखा, लेकिन आप लोगों की आंखों से मैंने साहब कांशीराम को देखा है। साहब कांशीराम देखने में बहुत लंबे तगड़े और सुंदर पर्सनालिटी थी उनकी। दुकानदार ने सोचा कोई बड़ा आदमी आया है, दुकानदार उनको अच्छा कोट दिखाने लगा। साहब कांशीराम ने दुकानदार से पूछा, भैया ये कोट तो ठीक है, लेकिन इसका दाम बता दो कितने का है। दुकानदार ने कहा, अरे साहब ज़्यादा का नहीं है, केवल 2500 रुपये का है। साहब ने कहा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। दुकानदार ने कहा, अरे 150 कम दे दीजिएगा साहब, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। साहब ने कहा, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा। दुकानदार ने कहा, बहुत जिद किया है साहब, ले लीजिए, 2000 रुपये लगा दूंगा आपके लिए, आप ले लीजिए। साहब ने कहा, नहीं भैया मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि साहब की जेब में केवल 5 रुपये थे। दुकानदार ने कहा, अरे साहब आप इस कोट को कितने में खरीदना चाह रहे थे, या आपके पास कितना पैसा कम पड़ा है। दुकानदार से साहब ने कहा कि मेरे पास केवल 5 रुपये हैं। दुकानदार ने जो इतना इज्जत के साथ साहब को कोट दिखा रहा था, उसने तुरंत साहब को झिड़क दिया। बोले, जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, तो कोट की दुकान में घुसाई थी। हाँ, मेरा इतना टाइम क्यों बर्बाद किया, चल निकल जाए यहाँ से। साहब चुपचाप चले आए, साहब को बुरा भी नहीं लगता था किसी बात। साहब चुपचाप चले आए दुकान से बाहर, और फिर दुकानदार से जाते जाते पूछ रहे हैं कि भैया ये बता दो कि 5 रुपए में कोट मुझे कहाँ मिल जाएगा। तो दुकानदार कहता है, तुझे 5 रुपए में कोट खरीदना है तो चला जा मुर्दा घाट, मुर्दा घाट में तुझको कोट मिल जाएगा। साहब चुपचाप चले आते हैं मुर्दा घाट, और मुर्दा घाट पे आकर के, जैसे मुर्दा लोग का कपड़ा रखा रहता है ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसी मुर्दा लोग का कपड़ा जो दुकान लगाए रहते हैं, उसी में से साहब ने कोट उठाया, पहना, उनको फिटिंग हो गया। तो साहब उस दुकानदार से पूछते हैं कि भैया ये कोट कितने का है। मुर्दा का कपड़ा बेचने वाला दुकानदार कहता है, साहब मोल भाव क्या करना, आप जो बनाए वो दे दीजिए। साहब ने कहा, अरे बताओ तो कितने का दे दें, कितना पैसा दे दें। उसने कहा, साहब 5 रुपया दे दीजिए। साहब जेब में से निकाल करके 5 रुपया दे देते हैं, और मुर्दा घाट से मुर्दा एक आदमी का कोट पहन करके चले आते हैं, और इतना बड़ा मिशन मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि साहब कांशीराम ने अगर 5 रुपए का एक मुर्दा घाट से लिया हुआ एक मुर्दे का कपड़ा नहीं पहना होता, तो शायद आपको और हमको इतना तलब लगा हुआ कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं मिलता। सोच करके देखिए, मैंने फिर से कहा आपसे, मैं जो बात कर रही हूँ दिमाग लगाइए इस बात पे, दिमाग लगाइए इस बात को। मैं सोच नहीं पाती हूँ कई बार ये बात की, जब जालौर में एक सभा हो रही थी, और उस सभा में साहब को, मैडम अगर आपको मोबाइल पे बात करना है तो आप बाहर चले जाइए, मोबाइल पे बात करना है तो बाहर चले जाइए। मैं यहाँ पे कोई, मैं नेता नहीं बनने के लिए आई हूँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी को भी अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या मोबाइल पे बात करना है, बेशक आप बाहर चले जाइए। मैं इतना दूर से यहाँ पे अपना समय लगा करके इसलिए नहीं आती हूँ कि आप, इतना भी ज़रूरी है आपके लिए कि आप 2 मिनट 3 मिनट, हमारे पास भी बहुत कॉल आता है। आज मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बच्चे बराबर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगे हुए हैं कि मैडम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम सारा काम छोड़ के छुट्टी लगा के आपके बीच में आए हुए हैं, इतने खाली नहीं है हम भी मैडम। कभी कभी सोचती हूँ कि जब जालौर की सभा चल रही है और साहब को सुबह सुबह मीटिंग के लिए जाना था, अपने कार्यकर्ता लोगों को बोल रहे हैं कि भैया तैयारी करो, चलना है। सब कार्यकर्ता तैयार थे, लेकिन थोड़ा इधर उधर टहल घूम रहे थे। तो साहब कांशीराम से कहते हैं कि देरी किस बात की है। तो बोले कि साहब खाना थोड़ा बन रहा है, आलू की सब्जी बन रही है, आलू की सब्जी बन गई है, थोड़ा पूरी बनने में टाइम है। तो साहब थोड़ी देर 5-10 मिनट इधर उधर करते रहे, लेकिन साहब टाइम के बहुत पक्के थे। थोड़ा समय बीता तो उन्होंने कहा, आप किस बात की लेट हो रही है। बोले कि साहब सब्जी बन गई है, बस पूरी बन जाए तो तुरंत जो है चलते हैं। साहब बहुत गुस्से में जाकर के देखे, जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ निकल करके जाते हैं और देखते हैं कि सब्जी तो बन गई थी, आटा वाटा साना जा रहा था, लेकिन एक बड़े से बर्तन में एक बड़ा सा भगोना या दौरी बोलते हैं हम लोगों की तरफ, यहाँ किसको बोलते हैं पता नहीं, खांची क्या बोलते हैं, जो बड़ा सा जो भुना हुआ होता है, खचड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ खांची बोलते हैं, डलिया। हाँ, तो डलिया में एक बड़ी सी डलिया में बहुत सारी पूड़ियाँ रखी हुई। साहब कांशीराम कहते हैं, तुम लोग कह रहे थे कि पूड़ी तो बनी नहीं है, देखो इतनी सारी पूड़ियाँ तो पड़ी हुई हैं। तो बोले, अरे साहब ये
बासी पूड़ियाँ हैं, जरा ताज़ा पूड़ी बन जाए तो खा लिया जाए तब चला जाए। साहब कांचीराम उसमें से पूड़ी उठाते हैं और पूड़ी उठा करके उस पर 2 आलू रखते हैं, खाते हैं और कहते हैं कि आज मेरा समाज क्या इतना सक्षम हो गया है, इतना पेट भरू हो गया है। पेट भरू का मतलब जिसका पेट भर गया है, क्या मेरा समाज इतना मजबूत हो गया है कि उसको रोटी या पूड़ी बासी या मोटी और कच्ची और इस तरीके से दिखाई दे रही है। साहब बासी पूड़ी उठाते हैं, खाते हैं और कहते हैं कि मिशन मूवमेंट के लिए अगर तुमको काम करना है तो तुमको ये नहीं देखना है कि वो रोटी रात की है, बासी है, 2 दिन पुरानी है कि 3 दिन पुरानी है। तुमको जो खाना मिल रहा है तुमको उसको खाना और खा के चले जाना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ इस बात को कि जैसे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होती तो मेरे जैसे संतानों का, मेरे जैसे औलादों का क्या होगा। मैडम, अगर मान्यवर साहब ने कुर्बानी नहीं दी होती तो इतना सुंदर फोन लेकर के आप बीच मीटिंग में बात नहीं कर पा रही हो। कभी उन महापुरुषों की कुर्बानियों के बारे में आप सोचिए तो सही। ये महापुरुष लोग आपके बीच में बैठे हुए, CMO साहब बहुत बड़ी पोजीशन, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी पोजीशन है, डॉक्टर बलबीर साहब बहुत बड़ी पोजीशन है इन लोगों। अगर ये अपना काम छोड़ करके आपके बीच में नहीं आए, आपसे बातचीत ना करें तो आपको लगता है कि ये एकदम आसानी से आपके बीच में उपलब्ध है। लेकिन आप रियलाइज करते हैं तब जब आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और तब आप लोग डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तब आपको याद आता है कि अरे वो डॉक्टर साहब के यहाँ चले गए तो कितना अच्छा रहता, वहाँ हमको लाइन में नहीं लगानी पड़ती, शायद हमारा पैसा भी आधा माफ हो जाता। ये बात सोचती हूँ कि जब साहब कांचीराम ने अगर इतना त्याग नहीं किया होता तो मैं कैसे यहाँ तक खड़ी हो पाती। साहब कांचीराम के बारे में डॉक्टर साहब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगी, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगी कि जब साहब कांचीराम को दीना भाना और डी के थापड़े उनके 2 साथी थे, साहब को बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं थी, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। बहुत सारे लोग केवल बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती मनाना जानते हो, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है शायद उससे आप बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं रखते हो या उसको सोचना ही नहीं चाहते हो। और स्पेशली महिलाएं, केवल महिलाएं नहीं, आदमी लोग भी, आप भी केवल 14 अप्रैल के दिन ही बाबा साहब को याद करते हो। बाकी 365 दिन आपको जो है 364 दिन आपको कोई मतलब नहीं होता है कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। कभी कभी इस बात को सोचती हूँ कि अगर दीना भाना और दी के खापड़े जैसे 2 साथियों ने मान्यवर कांचीराम साहब को बाबा साहब के बारे में नहीं बताया होता और अगर साहब कांचीराम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया होता तो क्या मेरे जैसी महिला PhD में प्रोफेसर बनने लायक होती? कभी नहीं हो पाती। साहब कांचीराम को उनके साथियों ने जब बाबा साहब के बारे में बताया, उन्होंने अपनी नौकरी से जब इस्तीफा दिया तो इस्तीफा दिया रात भर बैठ करके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब बाबा साहब ने लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद है जाति भेद का बीजनाश, यानी जाति पाति का बीजनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस किताब को साहब कांचीराम ने एक रात में 3 बार पढ़ा और साहब कांचीराम अपने घर नहीं जब गए तो उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी कि साहब कांचीराम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब 3 बार उस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद अगले दिन जब नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के साथ ही साथ अपनी माँ को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साहब कांचीराम ने लिखा, माँ मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, माँ आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूँगा, माँ मैंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के नाम पे कुर्बान कर दिया है, मेरा अपना कोई घर परिवार नहीं होगा। ये 5 बातें लिख करके जब साहब कांचीराम अपनी माँ को खवासपुरा जो पंजाब में है, रोहतक जिले में, वहाँ पे जब चिट्ठी पहुंची तो माँ उनकी परेशान हो गई। नौजवान बेटा जिसकी मंगनी हो चुकी थी, जिसकी शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, वो कह रहा है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। हम सोच नहीं पाते इस बात को कभी भी कि हमारा बच्चा 15 साल 16 साल 18 साल का होता है, बेटी 18 साल 20 साल की होती है, तुरंत शादी ब्याह देखने लगते हैं, तुरंत उसका शादी का रिश्ता खोजने लगते हैं। एक बार सोच के देखिए, जो बेटा DRDO में साइंटिस्ट, एक अधिकारी के बराबर, जैसे 2 अधिकारी आपके बीच में या 3 अधिकारी आपके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही बड़े अधिकारी की पोस्ट पे बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा। उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। माँ भागी वहाँ से ट्रेन में रिजर्वेशन कराती है, भागी साहब के पास पूना शहर में आती है क्योंकि साहब वही नौकरी कर रहे हैं। घर आती है, साहब कांचीराम के साथ में 7 दिन रहती है और 7 दिन साहब कांचीराम अपनी माँ की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखते, रात दिन केवल किताब पढ़ते रहते हैं जो बाबा साहब की लिखी हुई थी। एक किताब तो उन्होंने पढ़ी और नौकरी से इस्तीफा दे दिया,
बाकी पूरा साहित्य बाबा साहब का ला के रख दिया और उसको रात दिन पढ़ने में लगे रहते थे। माँ ने पूछा, बेटा मैं 7 दिन से तेरे साथ में हूँ, तू रात दिन इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू खोजने की कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ से तेरे को बात करने की फुर्सत तक नहीं। तब साहब कांशीराम अपनी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माँ मेरे बाबा साहब ये किताब मेरे लिए लिख करके गए। माँ ये किताबें बाबा साहब मेरे लिए लिख करके गए हैं और इन किताबों में बाबा साहब हमारे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं उस सत्ता की चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू यहाँ रह के टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ वापस नहीं आने वाला, तू वापस चली जा। माँ रोते हुए रोपड़ जिला वापस चली जाती है और यहाँ साहब कांशीराम रात दिन परिश्रम करके, कभी भूखे प्यासे रह करके, कभी पैदल चल करके साहब कांशीराम 2 पाँव 2 चक्के का एक बड़ा मिशन मूवमेंट छेड़ देते हैं। 2 चक्का 2 पाँव का मूवमेंट छोड़ देते हैं, यानी कि 2 पैदल चल करके और साइकिल पे चल करके 40,000 किलोमीटर तक की यात्रा का एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। पूरे देश भर में घूमने करके घूम करके अपने संगठन के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। कभी सोच करके देखिए, आज आपके बेटे को हाई स्कूल की परीक्षा पास करता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि बेटा तुझे मोटरसाइकिल का दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा, तू केवल हाई स्कूल पास कर ले। एक हाई स्कूल पास किए हुए बच्चे की इतनी औकात आप बना देते हो कि उसको मोटरसाइकिल स्कूटी दिला देते हो। बेंची साहब कांशीराम ने अपने 2 पाँव के बल पे, 2 चक्के के बल पे, यानी साइकिल के बल पे इतना बड़ा मिशन मूवमेंट चढ़ा दिया। इसी मिशन मूवमेंट को चलाते हुए साहब कांशीराम के साथ में एक साथी उनके रहते थे, वो उनके साथ रूम पार्टनर थे। साहब रोजाना पूरा शहर जो है वो ट्रेन से खाया करते थे और साइकिल से भागते थे स्टेशन तक के लिए। एक दिन सुबह की बात है, उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। साहब कांशीराम पूरा घर उलट डाले। घर में क्या था, एक बिस्तर था, एक लोटा था, एक बड़ा सा मटका था पानी वाला और तकिया थी और कुछ किताबें थी। साहब कांशीराम उठा के बार देख रहे और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनका जो साथी सोया हुआ था वो कहता है कि साहब क्या खोज रहे हैं आप? बोले यार मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, मैं 5 पैसा खोज रहा था कि 5 पैसा होता तो मैं अपनी साइकिल में जरा हवा डला लेता तो मैं साइकिल लेकर के आगे बढ़ता। साहब कांशीराम को उनका साथी वो दोनों लोग मिल करके जल्दी पूरा खोजने लगते हैं कि कहीं 5 पैसा मिल जाए। दोनों साथी लोग जो है देखते हैं उनके पास 5 पैसा नहीं मिलता और साहब कांशीराम कहते हैं मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, जो कि वहाँ पे मेरे लोग मीटिंग के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं वहाँ साथ में जा नहीं पाऊंगा। साहब कांशीराम साइकिल छोड़ देते हैं और पैदल भागते हुए स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। मतलब समझ रहे हैं, 5 पैसा नहीं। जो DRDO में साइंटिस्ट था, नौकरी छोड़ने के बाद ऐसा दौर भी उस व्यक्ति के जीवन में आया कि उसके पास 5 पैसा नहीं था कि अपनी साइकिल में वो हवा डलवा लेता। सोच करके देखिए मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कितने संघर्ष से वो साहब कांशीराम आपको यहाँ तक लेकर के आए। वही साहब कांशीराम की जब मीटिंग लगी उनके रोपड़ जिला में खवासपुरा गांव के पास में, जहाँ उनका जन्म स्थान है साहब कांशीराम का, जब उनकी मीटिंग वहाँ पर लगी तो उनकी माँ को पता चला कि बेटे की मीटिंग लगी है, कांशीराम की मीटिंग लगी है। साहब कांशीराम की माँ ने तुरंत उनके पिताजी हरि सिंह को कहा कि कांशीराम की मीटिंग लगी हुई है, चलो हम लोग भी उसमें चलेंगे। माँ का दिल बहुत मुलायम होता है, कमजोर होता है, लेकिन बाप का दिल बहुत कठोर होता है। माँ ने कहा कि बेटे की मीटिंग है, चलना है, लेकिन बाप ने कड़की से बोला कि वो कांशीराम हमारे लिए मर गया है, तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा कांशीराम के लिए। जिसने अपने जीते जी माँ बाप को छोड़ दिया वो बेटा मेरे लिए कोई मायने नहीं करता, तुझे जाना है तो तू जा। माँ बेचारी मायूस होकर के साहब कांशीराम की मीटिंग में जाती है। वहाँ खूब भीड़ लगी होती है, साहब कांशीराम माइक पे बोल रहे होते हैं। माँ की हिम्मत नहीं होती कि भीड़ क्रॉस करके आगे आए। माँ पीछे खड़े होकर के माइक पे देख रही है कि बेटा मेरा बोल रहा है। माँ की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। रोते रोते माँ सोचती है कि मेरा बेटा जिसने घर द्वार छोड़ दिया, जिसने घर परिवार छोड़ दिया, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसको सुनने के लिए कितनी सारी जनता इकट्ठा है, कितने सारे लोग इकट्ठा है। साहब की माँ पीछे खड़े होकर रोती रही। साहब का जब भाषण खत्म हुआ, जब लोग जाने लगे, भीड़ कम हुई, तब धीरे धीरे माता बिसम कौर धीरे धीरे चल के साहब के पास आगे आते हैं। तो लोग सोचते हैं ये पता नहीं कौन है, जिनको देख के साहब कांशीराम खड़े हो जाते हैं।
तो फिर साहब सबसे कह देते हैं हटो उनको आने दो। साहब की माँ ऊपर आती है, तब कुछ लोग बताते हैं शायद साहब की माँ माता बिशप कौर सामने आती है, साहब को पकड़ करके चिपट करके खूब तेज तेज रोने लगती है। लेकिन साहब कांशीराम के चेहरे पर 1% भाव नहीं आता कि मैं अपनी माँ से 4 साल के बाद मिला हूँ। 1% भाव नहीं आता, ना तो आंखों से आंसू आते हैं, ना तो किसी तरीके से कोई मायूसी आती है। साहब की माँ खूब देर तक जब रो लेती है, जब रो के थोड़ा चुप होती है, तब साहब कांशीराम उनको अपने से अलग करते हैं और बोलते हैं, माँ क्या हुआ? बोलती है माँ, बेटा घर चल, बेटा घर चल, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तेरी माँ से काम नहीं होता है अब। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले, तू मेरे लिए बहू लेकर दिया जो घर के काम में मेरे लिए मेरा हाथ बटाए। बेटा मैं तुझे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, घर चल बेटा घर चल, मैं तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। तो माँ से कहते हैं, साहब कांशीराम माँ को थोड़ा अलग करते हैं और कहते हैं, माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। मैंने अपना जीवन बहुजन समाज के नाम पे कुर्बान कर दिया, अब ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है, मैं घर लौट के नहीं आ सकता। माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। अगर इस बहुजन समाज के लिए काम करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं, कोई भेज नहीं, तू घर जा माँ घर जा, मुझे माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आज साहब कांशीराम की जयंती है, इस इटावा की धरती में साहब कांशीराम को आपने पहली बार जिता करके सांसद बनाया था, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि साहब कांशीराम ने अपनी माँ से जो ये कहा था कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए, वो किसके लिए कहा था? वो किसके लिए कहा था कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए? किन लोगों के लिए साहब कांशीराम ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया? किन लोगों के लिए साहब कांशीराम ने आजीवन शादी ना करने का फैसला किया? बताइए किसके लिए किया साहब कांशीराम ने ये काम? किसके लिए किया? हम लोगों के लिए नहीं सर, बोलिए मेरे लिए। मैं कहती हूँ मेरे लिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। मेरे लिए कहा साहब कांशीराम ने, बहन जी आपके लिए कहा, आपके लिए कहा, आपके लिए कहा, हमारे लिए साहब कांशीराम ने कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। लेकिन मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जिस साहब कांशीराम ने अपनी पूरी विरासत, आप तो अपने घर की औरत को लेकर के नहीं आए हो यहाँ पे, आप सबके घर पे बहन होगी, बेटी होगी, जो महिलाएं आई हैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप निकल के आए हो। लेकिन जितने आदमी हो, आप अपने घर की औरत को लेकर यहाँ तक नहीं आ पाए और कितना बड़ा दिल रहा होगा उन मान्यवर कांशीराम साहब का, एक बार सोच करके देखो, जिसने अपनी पूरी विरासत को, जो पूरी जिंदगी भर की कमाई हुई विरासत थी, जो तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले किया कि बिना बांटे हुए, बिना कोई अंतर किए हुए अपने धर्म में एक चांडाल प्रकृति नाम की चांडालिन को शामिल किया, आम्रपाली नाम की नगरवधू को शामिल किया, सुपत्ता जो कुत्ते का मांस खाता था उसको शामिल किया, यानी कि हर निम्न जाति के लोगों को धर्म में शामिल किया, सबको बराबरी का दर्जा दिया। जो काम बाबा साहब ने भारत के संविधान के द्वारा हर जाति, धर्म, हर एक लिंग, सब चीज से ऊपर उठा करके औरत और आदमी को एक बराबर भारत के संविधान में अधिकार दिया, वो बराबरी बाबा साहब के बाद साहब कांशीराम ने अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई थी, आजीवन अविवाहित रहते हुए पूरे जीवन भर दो पैर पे चल करके, साइकिल पे चल करके, गांव घूम करके जो साहब कांशीराम ने अलग जगाई, उस पूरी विरासत को एक महिला के हाथों सौंप दिया। इतना बड़ा जिगर वाला कोई हो सकता है? आपके अंदर तो इतना भी दम नहीं था कि आप अपनी पत्नी को केवल साहब की जयंती तक ले आते। लानत है भाई इटावा के लोगों को। मैं लानत इसलिए कर रही हूँ, आपको बुरा लग सकता है, बेशक बुरा लग जाए, लेकिन मैं आपसे कोई रुपया पैसा लेकर के आपके पास थोड़ी आ रही हूँ। हम तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हम दोनों इसीलिए दोनों साथ चलते हैं। लेकिन मैं लानत इसलिए कर रही हूँ कि जिस अलग को जगाया था साहब कांशीराम ने, जो भूखे में कई रातें सोए, 5 रुपए का मुर्गा घर का कोट पहन करके, जो साहब कांशीराम इतना बड़ा मिशन मूवमेंट खड़ा किए, इतने बड़े एडवोकेट साहब इतना लेट आ रहे हैं कोट पहन करके, जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे पता है सबके चेहरे का काम करके आ रहे हैं, जो आज इतना आपको बैठने का अधिकार मिला, मेरे जैसी महिला आज माइक पकड़ के बोल पा रही है, तो ये किसी और की देन नहीं, भारत के संविधान की तो निश्चित रूप से देन है। लेकिन संविधान मिलने के बावजूद ये हालत थी हमारे समाज की कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अगर आ जाता था तो हम अपनी खटिया को छोड़ करके खड़े हो जाते थे।
क्या बहन जी, क्या भाई ऐसा होता था ना, हम अपनी खटिया छोड़ के खड़े हो जाते थे उनके सामने, आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाते थे। आज ये मजबूती जो हमको मिली है, कहते हैं ना, अरे ब्राह्मण होई तो अपने घर का होगा, ब्राह्मण होगा तो अपने घर का होगा, ठाकुर होगा तो अपने घर का होगा, ऊंची जाति का होगा तो अपने घर का होगा। हमको कुछ दे रहा है, हम क्यों अपनी खटिया पे से उठे? ये जो मजबूती आई ना, ये साहब कांशीराम के उस मिशन की देन है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको चुप करके चुल्लू में पानी बाहर जाना चाहिए। इस बात को आप आज के दिन केवल मत याद कीजिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप 14 अप्रैल तक जयंती मनाने तक ही अपने आप को सीमित किया हुआ है आप लोगों ने। अगर आपने ये काम नहीं किया होता, यानी कि आप अगर रोज बाबा साहब की जयंती मना रहे होते, तो संदीप की माँ के पैरों में काले रंग का धागा बंधा हुआ नहीं होता। मैं केवल एक संदीप की माँ का उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि संदीप बहुत हेल्थी माइंड है उसका, वो इस बात को समझ सकता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि ये जितनी भी औरतें हो या आदमी हो, मैं देख रही बहुत फैशन के तौर पे लोगों के पैरों में एक पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ दिख रहा है। ये किस वजह से है? कि साहब कांशीराम ने क्या आपको अधिकार इसलिए दिलाया था कि आप इस बात को मानने लगी है कि एक धागा पैर में या एक धागा हाथ में बांध लेने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। या जो आप कहते हो कि मेरी बीवी ने बांध दिया था, अरे बीवी इतनी मजबूत है अगर आपकी, तो उसको लेके कार्यक्रमों में क्यों नहीं आते हो? इतनी मजबूत है बीवी कि उसका कहना आप टाल नहीं पाते हो, तो उसको लेके कार्यक्रमों में क्यों नहीं आते हो? अगर पूरे साल अपने घर में बाबा साहब की जयंती मनाते तो शायद ये नौबत कभी नहीं आती। मैं इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ क्योंकि इटावा बस के आप लोग मजबूत लोग हो, आपके आसपास छोटे छोटे कारखाने चलते हैं जिनमें आप काम करते हैं, जिनमें आपको थोड़ा बहुत पैसा हासिल हो जाता है। मैं पूर्वांचल के रहने वाली हूँ, मेरी शादी इधर हुई है, पूर्वांचल के रहने वाले हैं हम, जहाँ पे मेरा अपना भी घर जो है वो अभी तक कच्चा बना हुआ है, वो अभी तक मड़ई वाला ही घर है मेरा। अभी आप सोचिए कि मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, किसी का घर मैंने कच्चा नहीं देखा। ये मजबूती केवल इधर पश्चिम में देखने को मुझे मिली, और मुझे अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे अपने लोग गाँव इतने समृद्ध है, इतने समर्थ है। लेकिन आपकी समृद्धि, आपकी सामर्थ्यता किसमें चलती है? मेरे को आप अपने घर बुलाओगे, क्या हो गया? पसीना हो रहा है इसलिए, अरे टेंशन नहीं यार। जो साहब कांशीराम का मिशन मूवमेंट बढ़ गया, उसको पसीना गर्मी लगती तो मैं उतनी दूर से भाग के नहीं आती। तुम्हें पता भी नहीं बेटा कि मेरे को आज कितनी तकलीफ हो रही है मेरे यहाँ खड़े होने में। 3-4 दिन से मेरे को बेड पे थी, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन बिहार वालों ने भी बोला कि आप आ जाइए भले 10 मिनट के लिए, और फिर यहाँ पे भी मुझे यह समय देते हैं, इसलिए मैं छुट्टी लगा के आई हूँ। नहीं तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और ये हिम्मत आती किससे? हिम्मत आती है केवल और केवल साहब कांशीराम के मिशन मूवमेंट को हमने पढ़ लिया, सिर्फ उसी से हिम्मत आती है। घर में लड़ाई झगड़ा करना कोई बात नहीं है, एकदम परेशान नहीं हो। घर में लड़ाई झगड़ा करना बहुत आसान है। जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारी आवाज कितनी ऊंची ऊंची जाती है, कितनी तेज तेज जाती है ना। जब आवाज तेज तेज आती है लड़ाई झगड़ा के समय पे, तो ये मान के चलिए जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी अपने महापुरुषों के नाम पे क्यों नहीं निकल पाती है? क्यों नहीं निकल पाती है? क्यों उस विचारधारा से हम बार बार गवर्न हो जाते हैं? क्यों वो विचारधारा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिस विचारधारा से साहब कांशीराम हमको निकाल के लेके आए थे? साहब कांशीराम ने कोई नया काम नहीं किया था। जो बाबा साहब उनको बता के गए थे, जो बाबा साहब किताबों में लिख करके गए थे, उन्हीं किताबों को पढ़ करके साहब कांशीराम ने उसको लोगों के बीच तक पहुंचाया, बस इतना काम किया। लेकिन वो उतना काम करना कितना मुश्किल है, वो आप खुद ही देख लीजिए कि जिस जगह से साहब कांशीराम पहली बार जीत के संसद में पहुंच रहे हैं, उसी जगह के लोग आज इतने निष्क्रिय हो जाइए कि आप अपना MP MLA तक नहीं बना पाइए। तो लानत ही तो है ना भैया, लानत ही तो है ना। हम पूर्वांचल में घूम घूम करके काम सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि हमारे बनारस से वो नजदीक पड़ता है। इटावा के लिए हमें स्पेशली जो है दिमाग बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता। मैं सही बात तो आप लोगों को बता दूं, पूरा मेरी जिंदगी मैंने कहा ना कि मुझे ना तो 1 रुपया अपने लिए बैंक बैलेंस रखना है, ना तो मुझे अपने लिए कोई घर परिवार कुछ बनाना है। हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो जब इटावा या आगरा की तरफ हमें कार्यक्रम के लिए आना पड़ता है, तो मेरे को दिमाग बैठाना पड़ता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये हम रखें, तब हमारी गाड़ी यहाँ से वहाँ तक जो है चल के आ पाएगी। तो हमें दिमाग बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम परेशान नहीं होते। कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो आने तक का तो हम इंतजाम कर लेंगे, जाने तक का फिर लोगों से जो है ले करके जैसे तैसे करके जो है जाने का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन मनोबल कभी भी डाउन नहीं करते कि हम कैसे जाएंगे, और जब हम कहीं जाने के लिए सोचते हैं तो हमारे रास्ते भी खुल जाते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ
साहब की विचारधारा को मानने की वजह से। तो आप क्यों अपना मनोबल इतना कमजोर कर रही है कि अपनी पत्नी को ही लेके कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते हो भैया लोग? सोच करके देखिए ना ये सारी बातें कि अगर साहब ने इतना त्याग नहीं किया होता तो क्या मैं खड़े होकर के बोल पाती? क्या आप इतना कुर्सी लगा करके किसी भी कोई भी जाति का व्यक्ति आ जाए, हमारे बच्चे देखिए कितना सुंदर आपने दाढ़ी और मुंह बढ़ा रखा हुआ है, क्या हमें ये अधिकार था? एक समय तो वो भी था ना कि हम उनके सामने दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ा सकते थे, उनके सामने ऊंचा ऐसे, उनके सामने अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। हाँ ना उस समय, हाँ भैया उस समय था, वो समय कि हम अच्छा खाना तक नहीं खा सकते थे। आज तो घर में कोई फंक्शन होता है या कोई मेहमान आता है, मेहमान ना भी आए तो भी बहुजन समाज की आज आदत ऐसी पड़ गई है कि एक आध हफ्ते के अंदर अगर मीट मुर्गा ना खाया गया तो ऐसा लगता है कि आलू कहीं मुंह में यहाँ फंस रहा है, कहीं यहाँ फंस रहा है। खाना खिलाने पे आप चाहे जितना पैसा खर्चा कर दोगे, लेकिन मिशन मूवमेंट के नाम पे आपकी जेब से ढेला भर नहीं निकलता तो आगे कैसे बढ़ेगा? और फिर कोई आपके यहाँ ऊंची बिरादरी का आ गया जिसने कहा कि भैया आपके घर में दोस्त है, ये फलाने दोस्त है, ये दोस्त है, आप उसके नाम पे चाहे जितना पैसा खर्चा करने के तैयार हो जाते हो, चाहे कर्जा लोगे, चाहे जो होगे, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। बीवी को करवा चौथ मनाना है, कोई भी त्योहार मनाना है तो आप उसके लिए साड़ी के लिए पैसा इंतजाम कर लाते हो ना। कोई भी एकदम गया गुजरा आदमी भी होगा तो उसकी बीवी आजकल 1000, 1500, 2000 से कम की साड़ी नहीं पहनती, आप इंतजाम करते हो ना। इसका मतलब है कि आप इंतजाम कर सकते हो। तो वो इंतजाम जो आप कर सकते हो, जो इच्छा शक्ति आपके भीतर है, वो इच्छा शक्ति साहब कांशीराम जो गाँव गाँव घूम रहे थे, जो कैडर लगा रहे थे, वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं वापस आप अपने अंदर लेकर करते? मैं पूरे देश भर में घूमती हूँ, 2-3 बार विदेश में जाने का मौका मिला, लेकिन हम हर जगह जाकर के सिर्फ यही बात कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम पूरे देश को नहीं बदल सकते, हम पूरे राज्य उत्तर प्रदेश को भी नहीं बदल सकते, हम पूरे इटावा को भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने गांव को बदल सकते हैं, हम अपने परिवार को बदल सकते हैं। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो घर होती है, तो परिवार से शुरू कीजिए और परिवार के बाद जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने गांव की तरफ जाइए और अपने गांव में लोगों को समझाइए, और पहले तो खुद समझिए फिर अपने लोगों को समझाइए। तो वो जो कैडर वाला कार्यक्रम था साहब कांशीराम का, वो कैडर वाला कार्यक्रम वापस शुरू कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राजा राम और सीता राम हर साल फाइट में रहते हैं, कभी भी बीच में आप और हम फाइट में नहीं आने पाएंगे। यानी जो साहब कांशीराम ने बहुजन नाम की आपको छतरी दी, तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान पाए, ये तथागत गौतम बुद्ध ने नारा का बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस नारे पे काम करते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा कि सभी प्रत्येक नागरिक, यानी कि उन्होंने सर्वजन की बात की, बाबा साहब ने भारत के संविधान में सर्वजन की बात की, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। और फिर माननीय कांशीराम साहब ने आपको कहा कि तुम लोग जो है जातियों में बटे हुए लोग हो, जहाँ पे धोबी फांसी से कहता है मैं तुझसे ऊंचा, फांसी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से कुम्हार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, कुम्हार से लोहार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, लोहार से कुर्मी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, कुर्मी से अधिक कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। सब लोग एक दूसरे से ऊंची नीची में लगे रहते हैं, और जिन लोगों ने हमको जाति व्यवस्था में बांटा वो हमारी खोपड़ी में बैठ करके राज करते हैं। साहब कांशीराम ने पहली बार आपको और हमको एहसास कराया कि हम जातियों में बटे हुए लोग जरूर हैं, लेकिन 6745 जातियों में बटे हुए समाज को साहब कांशीराम पूरी जातियों को नहीं जोड़ पाए थे। इतनी 6500 जातियों में बटे हुए समाज में से वो केवल 600 जातियों को जोड़ पाए थे। सोच के देखिए कितना बड़ा करिश्मा साहब कांशीराम ने किया था। क्यों नहीं वो जज्बा आप अपने भीतर पैदा कर पाते हो? 6500 जातियों में बटे हुए समाज में से केवल 600 जातियों को इकट्ठा करके इतना बड़ा करिश्मा साहब कांशीराम ने कर दिया कि उत्तर प्रदेश में एक बार 2 बार नहीं बल्कि आपको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री केवल एक हमारी बहना नहीं बनती है, मुख्यमंत्री हम सब अपने घर पे बनते हैं। क्यों बनते हैं? जब वहाँ पे मुख्यमंत्री लखनऊ में कोई अपने बहुजन समाज का बनता है तो अपना साड़ी वाड़ी हम लोग अपना काला ऊंचा करके घूमते हैं कि कोई बात होगी तो देख लिया जाएगा, कोई किसी बिरादरी का हो तो देख लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि
हम मुख्यमंत्री बनते हैं। ये करिश्मा करके दिखाया साहब कांशीराम ने और इसकी देर थी। एक बार माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश कह रहे भारत के जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साहब कांशीराम को ऑफर दिया कि कांशीराम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लीजिए। साहब कांशीराम ने बिल्कुल बिना देरी किए हुए सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह में कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं राजनीति कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। मतलब क्या कि देश की नीति जो बन रही है, आप कैसा कपड़ा पहनोगे, आप क्या खाओगे, आप कैसी शिक्षा ग्रहण करोगे, आप कैसी नौकरी करोगे, ये नीति कहाँ से बन रही है? प्रधानमंत्री कार्यालय से बन रही है। तो साहब कांशीराम नीति निर्धारक बनना चाहते थे, जहाँ से बहुजन समाज के लोग सशक्त बने। साहब ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति बनने के लिए ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रपति को वो इस रूप में देखते थे कि राष्ट्रपति एक समझिए लेवल की तरह है, केवल एक सैटिस्फैक्शन के लिए एक पद आपको दे दिया जाए, आपको तुष्टिकरण के लिए एक पद दे दिया जाए। साहब ने कहा मैं तुष्टिकरण के लिए राजनीति करने नहीं आया हूँ। और इसीलिए साहब ने कहा कि ये जो जातियों में बटा हुआ समाज है ये 85% है, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं। मेरी भाषा बहुत सरल है, इसलिए आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। साहब कांशीराम ने कहा ये जो चमार, लुहार, धोबी, पासी, कुंडली, खटीर, ये सब जितने और भी सुनार उनार जितने भी ओबीसी की जातियां हैं, ये और इसके साथ में मुसलमान और जो सिख लोग हैं, पगड़ी बांधते हैं वो, जो ईसाई लोग हैं, जो क्रॉस का सिंबल लगाते हैं वो, ये सब जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर के 85% हैं, 85% है। लेकिन जातियों में और अपने धर्मों में बटे होने के कारण जो हमारे ऊपर राज कर रहा है। अरे डॉक्टर पेन लीजिएगा, पेन लीजिए, पेन द्वारा पेन लीजिएगा। साहब कांशीराम पेन का उदाहरण देते थे, बोले ये बहुजन समाज है 85%, ये 85% बहुजन समाज है। और बाभन ठाकुर बनिया, साहब ने नारा भी दिया था, बाभन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सारे डीएस फोर। तो डीएस फोर यानी दलित शोषित समाज जो है, यानी जो अनुसूचित जाति के लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग, जो मुसलमान लोग, जो ईसाई लोग, जो सिख लोग हैं, वो सारे मिलकर के 85% है। और जो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया लोग हैं वो इस पेन के ढक्कन के बराबर है, यानी 15% है। तो राजा किसका होना चाहिए? राजा किसका होना चाहिए? 85 का होना चाहिए। लेकिन मान्यवर साहब कहते थे कि राजा किसका है? जैसे ये पेन का ढक्कन पेन की खोपड़ी पर रहता है ना, ऐसे ही साहब कहते थे कि ये जातियों में बटा हुआ समाज है, ये एक साथ नहीं है, इसलिए ये 15% लोग हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज करते हैं। साहब कांशीराम इस व्यवस्था को ऐसे देना चाहते थे। साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो हिस्सेदारी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो साहब इस व्यवस्था को, जो उच्च नीच पे आधारित, समानता पे आधारित व्यवस्था है, इसको साहब ऐसे करना चाहते थे, बराबरी पे लाना चाहते थे। और इसलिए साहब कांशीराम ने जो एक उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब जवाब दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहा हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जब वो राजनीति में आए तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, कभी समाजवादी पार्टी के साथ में वो लगातार गठबंधन करते थे। और जैसे चुनाव बीतता था वो गठबंधन तोड़ देते थे। तो एक बार एक पत्रकार ने साहब से पूछा, साहब इतना गलत काम आप करते हैं कि बार बार गठबंधन करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो साहब ने फिर बिना समय बर्बाद किए उस पत्रकार को सीधे मुंह पर जवाब दिया कि मैं राजनीति में किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीति अपने बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए आया हूँ, उसको शासक कौन बनाने के लिए आया हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया। लेकिन जो लोग खुश करने में लगे रहते हैं, साहब कांशीराम ने उन लोगों को चमचे की संज्ञा दी, उनको साहब ने चमचा की संज्ञा दी। साहब इस बात को कह गए कि जब जब बहुजन समाज अपने हक अधिकार के लिए मजबूती से उठ के खड़ा होगा, तब तब हमारे
हमारे ही बीच से कुछ यही खुश करने वाले लोग पैदा कर दिए जाएंगे, जिनको माननीय साहब कहते थे चमचा, भड़ुआ, दलाल, इसकी संज्ञा साहब कांशीराम ने दी। और ये समय, ये काम एक दिन का नहीं था, ये काम तब से चल रहा था जब बाबा साहब अंग्रेजों से आपके और हमारे लिए 2 वोट का अधिकार जीत करके लाए थे। आप में से लोग पिछली मीटिंग में उपस्थित